हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोलिजन का ये लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। कोलिजन में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कोलिजन क्या है वो एक्सप्लेन किया था। कोलिजन के टू टाइप्स एक्सप्लेन किए थे। एक तो था ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। ये दो मेन टाइप्स थे। उसके फर्स्ट टाइप के अंदर 3 टाइप्स थे और दूसरे के अंदर 2 है। तो आपने इसका जो स्टडी किया, मैंने जो आगे के लेक्चर आपको भेजे हैं जिसमें आपने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ा हेड ऑन के साथ, तो परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन पढ़ा। इसके फर्स्ट के साथ पढ़ा आपने। फिर इसका सेकंड इन इलास्टिक कोलिजन, वो भी हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन के साथ पढ़ा, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। फिर इसका थर्ड जो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, वो भी हेड ऑन के साथ पढ़ा, परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो यहाँ पे आपने ये तीनों को हेड ऑन के साथ पढ़ लिया। अब बात आएगी ऑब्लिक कोलिजन के साथ, मीन्स 2 डायमेंशन में कोलिजन के साथ बात होगी। तो ये तीनों का हम स्टडी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्लिक कोलिजन। लेकिन जनरली ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, आपको दूसरे बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है और थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड भी सम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर जो है परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, ये जो दिया हुआ है वही हम पढ़ेंगे, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। समझ में आ रहा है? ये लास्ट टॉपिक जो दिया हुआ है बस वही पढ़ेंगे, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट और इसका सेकंड कंबाइन करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। देखो यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। अब इसमें क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास m1 होगा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 होगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u1। फिर दूसरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा इस तरह से, इसका मास होगा m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u2। तो आप तो यहाँ पे देख सकते हो, इसका मास m1 इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका मास m2 इनिशियल वेलोसिटी u2। और ये थोड़ा आप देख सकते हो, इसकी जो लाइन है, मोशन की लाइन, इससे ये थोड़ा सा नीचे है। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों कोलाइड होंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे। ये दोनों ही जैसे कोलाइड होंगे तो उसमें ये m1 ऊपर थोड़ा सा m2 को टच करेगा और इस तरह से चला जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन ये जो m1 होगा वो चला जाएगा इस तरह से। आफ्टर कोलिजन यहाँ पे जो m1 होगा वो इस तरह से चला जाएगा और आफ्टर कोलिजन ये जो m2 होगा वो इस तरह से चला जाएगा। ये m2 है, देख लो, ये m1 और m2 इस तरह से दोनों गए। और ये m1 जो ये साइड जा रहा है, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी v1 है, m2 की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v2 है। समझ में आ रहा है? तो इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, ये है m1 मास, ये है m2 मास। तो दोनों ही इस तरह से चले गए दूर। तो ये आफ्टर कोलिजन सिचुएशन दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? ये आफ्टर कोलिजन, दोनों इस तरह से चले गए। फिर आप देखोगे यहाँ पे एंगल बना है, मान लो थीटा, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे एंगल θ1 बना है, मान लो यहाँ पे एंगल बना है θ2, यहाँ पे एंगल θ1 और θ2 बना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ऊपर θ1 एंगल बना, नीचे θ2 एंगल बना है। देख लो। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो आपने पढ़ा वो ऑब्लिक कोलिजन है 2 डायमेंशन में। देखो पहले क्या होता था, आगे के सभी कोलिजन में 2 ऑब्जेक्ट स्ट्रेट आ रहे थे, कोलाइड होते थे और स्ट्रेट ही चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे ये दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे है, पहला ऑब्जेक्ट इसको ऊपर टच करेगा
तो टच करके वो इस तरह से जाएगा और नीचे का ऑब्जेक्ट इस तरह से चला जाएगा। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट इस तरह से 2 डायमेंशन में थ्रो हो जाएंगे। तो ये है ऑब्लिक कोलिजन और ये है परफेक्टली इलास्टिक। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में मोशन हो रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, 2 डायमेंशन में मोशन हो रही है। आप यहाँ पे देखोगे ये जो वेलोसिटी है v1 ये साइड है, वेलोसिटी है v1 ये साइड, और इसका मास है m1। तो मास m1 वेलोसिटी v1, मास इनटू वेलोसिटी हो जाता है मोमेंटम। m1 v1 मोमेंटम ये साइड है, m1 v1 इसका मोमेंटम ये साइड है, लेकिन यही मोमेंटम का यहाँ पे कोस एलिमेंट मिलेगा m1 v1 कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, थीटा है, थीटा 1 ये थीटा है। तो आपको मालूम है इसका मोमेंटम, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका मोमेंटम p1 डैश क्या होगा बताओ, इसका मोमेंटम p1 डैश होगा m1 v1 वेक्टर। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है इसका मोमेंटम होगा ये डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे m1 v1। मोमेंटम को हम बोलेंगे मास इनटू वेलोसिटी m1 v1। तो ये मोमेंटम का ये डायरेक्शन में कोस एलिमेंट मिलेगा m1 v1 कोस थीटा 1, और ये डायरेक्शन में मिलेगा साइन एलिमेंट जिसको आप बोलोगे m1 v1 साइन थीटा 1। ये होगा m1 v1 साइन थीटा 1, ये होगा m1 v1 कोस थीटा 1। उसी तरह से अब यहाँ पे ये साइड वेलोसिटी v2 है, वेलोसिटी v2 है, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होगा वो होगा p2 डैश इक्वल्स टू m2 v2 वेक्टर। इसका मोमेंटम होगा ये साइड सेकंड ऑब्जेक्ट का। तो सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ये साइड है, तो यहाँ पे इसका कोस एलिमेंट मिलेगा m2 v2 कोस थीटा 2, और ये साइड मिलेगा इसका साइन एलिमेंट m2 v2 साइन थीटा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उसका मोमेंटम m2 v2 है। ये m2 v2 का कोस एलिमेंट ये साइड, साइन एलिमेंट ये साइड। आपको मालूम है कोई भी वेक्टर के 2 एलिमेंट हो गए, ये है मोमेंटम p का वेक्टर, उसका एक एलिमेंट m2 v2 कोस थीटा 2, ये है m2 v2 साइन थीटा 2, और ये साइड है मोमेंटम p1 डैश वेक्टर जिसका ये साइड है m1 v1 कोस थीटा 1 एक एलिमेंट, और दूसरा है m1 v1 साइन थीटा 1 दूसरा एलिमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एलिमेंट लिए हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट, एक कोस एक साइन, और इसका भी ये कोस और ये साइन, मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। तो कभी भी आपको इस तरह का सम दिखे तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस तरह से ये p1 डैश और p1 डैश का 2 एलिमेंट और p2 डैश का भी 2 एलिमेंट इस तरह से आप ले लोगे। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, अब डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, चलो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम बात करेंगे पहले अलोंग एक्स एक्सिस के बारे में, फिर बात करेंगे सिर्फ वाई एक्सिस के बारे में। समझ में आ रहा है? तो अब हम बात करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस चलो पहले बात होगी सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में। चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ आप देखोगे, सिर्फ आपकी नज़र होगी एक्स एक्सिस पे, ये वाई एलिमेंट पे नहीं, सिर्फ आप देखोगे एक्स एक्सिस पे। तो हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से एक्स एक्सिस पे ये ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, ये कोलाइड हुआ उसके पहले ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, आप तुरंत बोलोगे सर ये कोलाइड होने से पहले ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे ही जा रहा था। वेरी गुड।
तो हम इसका मोमेंटम m1 u1 लेंगे, वो एक्स एक्सिस पे ही है। देखो m1 u1 इसका मोमेंटम m1 u1 हम लेंगे क्योंकि ये जा रहा है एक्स एक्सिस पे, प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट भी कहाँ जा रहा था, वो भी एक्स एक्सिस पे ही जा रहा था बिफोर कोलिजन, तो इसका मोमेंटम m2 u2 हम लेंगे इक्वल्स टू, ये कोलिजन के पहले की बात है, कोलिजन के पहले की बात। जैसे ही कोलिजन हो गया तो अब एक्स एक्सिस पे आपको कौन कौन से एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो हमें एक्स एक्सिस पे देखने को मिला m1 cos θ1 और दूसरा मिला m2 cos θ2, तो हमें वही लिखने हैं एक्स एक्सिस के ही एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। देखो बच्चों, ये सिर्फ मैंने बात की है एक्स एक्सिस की, इसका भी एक्स एक्सिस का एलिमेंट लिया, ये भी एक्स एक्सिस का, और यहाँ भी दोनों एक्स एक्सिस, पूरे एक्स एक्सिस की मैंने यहाँ पे बात की है। अब बात होगी अलोंग वाई एक्सिस। अब अलोंग वाई एक्सिस में आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में कहीं जा रहा है, या तो इसका एलिमेंट है, नहीं ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में नहीं जा रहा है, या तो इसका कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो हम लिखेंगे 0, प्लस ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस पे कहीं जा रहा है, या तो वाई एक्सिस पे इसका एलिमेंट है, नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इक्वल्स टू, फिर देखो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वाई एक्सिस में कोई है एलिमेंट, हाँ है, कौन सा है, m1 v1 sin θ1, वो वाई एक्सिस में जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा m1 v1 sin θ1। फिर यहाँ पे देखो दूसरा ऑब्जेक्ट का कोई वाई एक्सिस में एलिमेंट है, हाँ है, दूसरे ऑब्जेक्ट का वाई एक्सिस में एलिमेंट है, कौन सा है, m2 v2 sin θ2, लेकिन ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैं इसको माइनस साइन दूंगा, मैं दूंगा इसको माइनस साइन, माइनस m2 v2 sin θ2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ये एलिमेंट m1 v1 sin θ1 जो y एक्सिस में ऊपर गया, और दूसरे ऑब्जेक्ट का m2 v2 sin θ2 जो नीचे गया, दोनों ही एलिमेंट का मैंने यहाँ पे टोटल किया है, ये ऊपर जा रहा है मैंने प्लस लिखा है, ये नीचे जा रहा है इसलिए माइनस साइन दी है, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो ये अलोंग एक्स एक्सिस फर्स्ट इक्वेशन, ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब बात होगी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, लेकिन किसके अंदर, सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में होता है। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन सिर्फ हमें देखने को मिलेगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो अप्लाई होगी सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे वर्ड आपको दिखे परफेक्टली इलास्टिक, उसके अंदर ही आप अप्लाई करोगे ये। बाकी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सभी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये जो लॉ है वो सभी के अंदर, परफेक्टली इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, या तो परफेक्टली इन इलास्टिक हो, सभी के अंदर ये लॉ तो अप्लाई होगा ही। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिर्फ अप्लाई होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर ही। तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक ही हमें दिख रहा है, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने के पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी वो होगी हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन
इक्वेशन 3, यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 मिला अलोंग एक्स एक्सिस, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से मिल रहा है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 भी मिला अलोंग वाई एक्सिस। ये 1 और 2 दोनों ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से मिले, और ये इक्वेशन 3 जो मिला वो मिला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से। यहाँ पे 3 इक्वेशन है, देखो 1 2 3। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर आप इस तरह से ही फिगर ड्रॉ करोगे, इस तरह से ही फिगर ड्रॉ करोगे, फिर अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन लाओगे, अलोंग वाई एक्सिस का इक्वेशन लाओगे, और ये काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से भी ये इक्वेशन ला सकते हो आप। फिर 3 इक्वेशन आपके पास आएंगे, और ये तीनों को सोल्व करके आपको जो भी ढूंढना है वो ढूंढ सकते हो। समझ में आ रहा है? कभी वो आपको क्या देंगे, V2 ढूंढने के लिए देंगे, कभी वो आपको θ2 ढूंढने के लिए देंगे। जो भी आपको ढूंढना है वो ये 3 इक्वेशन को सोल्व करके आप ढूंढ सकते हो। समझ में आ रहा है? इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाता हूँ, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस भी है बच्चों, एक स्पेशल केस जो यहाँ पे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे जो स्पेशल कंडीशन के बारे में मैं बोल रहा था वो स्पेशल कंडीशन है, इफ m1 इक्वल्स टू m2, अगर ये दोनों का मास इक्वल है, याद रखना बच्चों, दोनों का मास अगर इक्वल है और u2 इक्वल्स टू 0, मीन्स ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो बिफोर कोलिजन स्टेशनरी है, अपनी जगह पे ही खड़ा है, वो मोशन में नहीं है, इसकी वेलोसिटी 0 है बिफोर कोलिजन। समझ में आ रहा है? तो पीछे से ऑब्जेक्ट दौड़ के आ रहा है और ये m2 ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही खड़ा है, u2 0 है, इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी 0 है। एंड थर्ड स्टेप, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक्यू कोलिजन होना चाहिए। तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक्यू कोलिजन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। अगर ये 3 कंडीशन आपको कहीं भी दिखे, दोनों का मास सेम हो, फिर बिफोर कोलिजन ये आगे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो, u2 0 हो, और तीसरा परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक्यू कोलिजन हो, जब ये 3 कंडीशन आपको कहीं भी एक साथ दिखे, तब एक चीज़ याद रखना बच्चों, उसमें ये θ1 और θ1 और θ2 का टोटल जब किया जाएगा तो वो ऑलवेज π/2 ही आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? वो कितना मिलेगा? π/2, θ1 प्लस θ2 का टोटल आपको मिलेगा π/2, ये आपको मिलेगा दोनों एंगल का टोटल π/2। लेकिन जब ये कंडीशन हो तब, क्योंकि बहुत सारे MCQs में आपको वो दोनों का मास सेम दे देंगे, फिर ये m2 की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी 0 दे देंगे, और आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ये परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक्यू कोलिजन है, तो उसमें आफ्टर कोलिजन होने के बाद दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, इसके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, तो उसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है बच्चों। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू π/2 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? इसका मैं डेरिवेशन करके भी आपको दिखा दूं कि ये कैसे मिला, ये θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू π/2 मैंने लिखा है, वो कैसे मिला। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 आप देख रहे हो, इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 यहाँ पे आप देख रहे हो, जिसमें मास m1 और m2 सेम है, तो यहाँ भी मास m लिखो, यहाँ भी m लिखो, यहाँ भी m और यहाँ भी m, तो सब जगह में से मास कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे सभी मास के जितने भी स्टेप है वो कट हो जाएंगे, क्योंकि मास m1 इक्वल्स टू m2 है। तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा u1 प्लस यहाँ पे u2 जो है वो u2 तो 0 है, तो u1 प्लस यहाँ पे ये u2 0 है, यहाँ पे आपने देखा u2 0 करना है, यहाँ पे ये कंडीशन में लिखा है मास इक्वल है और u2 0 लेना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें मैंने u1 प्लस यहाँ पे u2 0 लिखा इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा v1 cos θ1 प्लस यहाँ पे लिखूँगा v2 cos θ2। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया यहाँ पे एक इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूँगा, तो u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे
इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको u1 स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिलेगा v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 v1 v2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2। ये आपको एक इक्वेशन मिलेगा। देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, स्क्वायर किया है अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन था उसमें m1 इक्वल्स टू m2 रख दिया, m1 इक्वल्स टू m2 रख दिया, जिसको मैंने m बोल दिया है, और u2 की वैल्यू मैंने 0 ले ली इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मैंने क्या चेंज किया, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m ले लिया, u2 की वैल्यू 0 रख दी, तो आपको जो मिला उसका स्क्वायर करके फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड u1 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड इतना बचा है उसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2। समझ में आ रहा है? ये आपको मिलेगा प्लस 2v1 v2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, ये आपको मिलेगा। अब इक्वेशन 2 की बारी है, वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के बारे में हम सोचेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, चलो अब ये इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, 0 0 है, तो ये तो मैं 0 ही रखूंगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या करूंगा, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m ले लूंगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड m कट हो जाएगा, बचेगा क्या, v1 साइन थीटा 1 v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2, ये बचेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये इक्वेशन 2 में आप m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m ले लोगे तो m कट हो जाएगा और आपको मिलेगा v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2। अब यहाँ पे भी दोनों साइड स्क्वायर लेना है, तो 0 का स्क्वायर तो यहाँ पे 0 ही इक्वल्स टू, फिर आप लिखोगे यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों, यहाँ पे आप लिखोगे इस तरह से v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इस तरह से ये लिखोगे आप। तो यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिला, ये जो है वो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुटअप करके दोनों साइड स्क्वायर किया, ये जो आपको दिखने को मिला वो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुटअप करके मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया है। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों ही बॉक्स में जो भी इक्वेशन लिखे हैं, ये दोनों ही बॉक्स में जो भी इक्वेशन लिखे हैं उसको मैं ऐड कर दूंगा। ये दोनों ही बॉक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ही बॉक्स में जो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो एक दूसरे के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड u1 स्क्वायर है प्लस ये 0 इक्वल्स टू, अब ये साइड और ये साइड पूरी ऐड हो जाएगी, एक दूसरे में ऐड करेंगे। तो एक बात बताओ मुझे, ये v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1, ये v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, उसमें से v1 स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो अंदर बचेगा क्या, बचेगा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, जो हो जाएगा 1। फिर ये दूसरा स्टेप v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2, यहाँ पे v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, जिसमें से v2 स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। समझ में आ रहा है? इस तरह से बचेगा। लास्ट में क्या होगा बच्चों, लास्ट में आप यहाँ पे 2v1 v2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, यहाँ पे माइनस 2v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इसमें से आप 2v1 v2 को बाहर निकाल दोगे तो अंदर बचेगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इस तरह से बचेगा। समझ में आ रहा है? अब मैथमेटिक्स में आपको पता है कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 को आप क्या लिखते हो,
cos थीटा वन प्लस cos थीटा वन प्लस थीटा टू, इस तरह से इसको लिखते हो। ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो u1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ u1 स्क्वायर है, फिर यहाँ पे v1 स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट तो पूरा 1 हो चुका है, फिर यहाँ पे v2 स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट तो 1 हो चुका है, प्लस 2v1 v2 रहेगा, 2v1 v2, और ये ट्रिगोनोमेट्री का एक इक्वेशन है, इसको आप लिख सकते हो cos थीटा वन प्लस थीटा टू, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का ये इक्वेशन है। cos a प्लस बी मीन्स cos a cos b माइनस sin a sin b, समझ में आ रहा है? तो cos a प्लस बी का ये इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4, देखो ये इक्वेशन 4 है, और आपको इक्वेशन 3 क्या मिल रहा था, ये देखो ये इक्वेशन 3 क्या मिल रहा था, इक्वेशन 3 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से इक्वेशन 3 ये मिल रहा था, है ना? तो यहाँ पे ये है इक्वेशन 4, और इक्वेशन 3 अगर आप देखोगे तो इक्वेशन 3 को आप कैसे लिख पाओगे? इक्वेशन 3 को आप लिख पाओगे फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसमें भी आप क्या करोगे, m1 इक्वल्स टू m2 और u2 इक्वल्स टू 0 लिख दोगे, m1 इक्वल्स टू m2 u2 इक्वल्स टू 0 लिख दोगे, और इसको सोल्व करोगे तो इक्वेशन 3 आपको इस तरह से मिलेगा, u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इस तरह से पूरा इक्वेशन 3 बन जाएगा। आप ट्राई करो, आप m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m रख दो, यहाँ जहाँ भी m1 m2 दिख रहा है सभी जगह पे m लिख दो, और u2 जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे 0 लिख दो, तो आपको इक्वेशन 3 इस तरह से मिलेगा, u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। आपको ये इक्वेशन 3 इस तरह से मिलेगा। तो ये इक्वेशन 3 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये और यहाँ पे जो आपको लास्ट में मिला, यहाँ पे जो आपको लास्ट में मिला इक्वेशन 4, ये जो इक्वेशन आपको लास्ट में मिला, ये दोनों को आप कंपेयर करो। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन 5 नाम दे दूंगा, ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 4 है, ये दोनों को आप कंपेयर करो। चलो इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 4, जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों को, यहाँ पे देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा वन प्लस थीटा टू। देखो मैंने क्या किया, इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड कंपेयर कर दिए, क्योंकि दोनों ही u1 स्क्वायर के इक्वेशन है दोनों ही, तो मैंने ये कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर तो है ही, तो ये पीछे वाला जो स्टेप है वो स्टेप तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अगर करना है तो ये थर्ड स्टेप यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये थर्ड स्टेप 0 कब होगा, जब 2 तो 0 नहीं है, v1 भी 0 नहीं है, v2 भी 0 नहीं है, इसमें सिर्फ कोस वाला स्टेप 0 होना चाहिए। तो कोस वाला स्टेप 0 ही मिलेगा। तो कोस वाला स्टेप 0 कब मिलेगा, जब यहां कोस के पीछे जो एंगल है अगर वो π/2 ले लिया, तो आपको मालूम है कोस π/2 क्या हो जाता है, 0। तो देखो आपको लास्ट में डिराइव क्या करना था कि θ1 और θ2 का टोटल, θ1 और θ2 का टोटल क्या होगा, π/2 होगा। तो वो आपको डिराइव हो गया। देखो यहाँ पे आपने डिराइव कर लिया, θ1 प्लस θ2 का टोटल π/2 होगा, ये उसका डेरिवेशन है। लेकिन ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट याद रखवा दिया कि जब m1 इक्वल्स टू m2 हो, u2 0 हो और परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, ये 3 कंडीशन लिखी हो, तब θ1 प्लस θ2 π/2 ही होगा। समझ में आ रहा है? तो π/2 कैसे होगा, उसका डेरिवेशन अगर किसी को जानना है तो ये पूरा मैंने यहाँ पे डेरिवेशन भी किया हुआ है। देखो समझ में आ रहा है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ये पूरा डेरिवेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है।
लेकिन बच्चों ये क्या कहीं पे भी आपको पूछेंगे नहीं, तो ये कोई वैसे काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट ही याद रखना है। चलो, तो यहाँ पे अब कोलिजन पूरा ही कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ये पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कोलिजन के जितने भी पोर्शन थे वो सभी खत्म हो चुके हैं।